ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आर्थिक संकट को लेकर शुरू हुए आंदोलन की आंच सरकारी इमारतों तक पहुंच गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इन आंदोलनों के पीछे साजिश किसकी है? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन का पक्षधर रहा अमेरिका इन्हें भड़का रहा है? आज समझने की कोशिश करेंगे इसे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में बीजेपी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कोलकाता और आसपास की 28 में से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अब शाह ने इन सीटों पर जीत का क्या प्लान बनाया है, इसे भी बताएंगे आपको। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों के खिलाफ जिस तरह का अभियान छेड़ रखा है, उसी तरह से वो उनसे अवैध जमीनें भी खाली करवा रहे हैं। अवैध निर्माण हटाने और अतिक्रमणकारियों से जमीनें खाली करवाने को वो बेहद सुकून भरा बता रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस पर भी बात करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ईरान में आर्थिक संकट गहराने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और कई देशों में एशिया में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ईरान में विरोध प्रदर्शन का चौथा दिन रहा, जो बेहद तनावपूर्ण देखा गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बुधवार को ही प्रदर्शनकारियों ने फासा के गवर्नर कार्यालय के गेट को तोड़ने की कोशिश की थी। कुछ वीडियो भी सामने आए इसके। ईरान में प्रदर्शन देखा जाए तो रविवार से ही शुरू हो गए थे, जब तेहरान में दुकानदार सड़कों पर उतरे थे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने से महंगाई बढ़ गई है और जरूरी चीजों के बेतहाशा दाम बढ़ने से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये प्रदर्शन दूसरे शहरों तक पहुंच गया है। तेहरान में छात्र सड़कों पर उतरे तो ईरानी सरकार ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध जायज है, लेकिन हिंसा या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बीच भीड़ ने शाह की वापसी के नारे भी लगाए। 4 दिन के आंदोलनों में ऐसा पहली बार हुआ कि जब इस भीड़ का इतना उग्र रूप दिखाई दिया। सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप से ये प्रयास नाकाम हो गया और कथित तौर पर इस समूह की अगुवाई कर रही 28 साल की महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। समाचार एजेंसी तस्नीम ने लिखा है कि इस झड़प में सुरक्षा बलों के 3 लोग घायल हुए, 4 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। अब सरकार कभी बातचीत का ऑफर दे रही है तो कभी चेतावनी देती है। बावजूद इसके समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा, जिसके बाद अब सवाल ये खड़ा होने लगा है कि क्या सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी की सत्ता को वाकई कोई बड़ा खतरा है या फिर ये अशांति कुछ थोड़े ही दिनों की है। देखिए, ईरान में जिस तरह से सरकार चलाई जाती है उससे फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता कि वहां सत्ता का परिवर्तन हो सकता है या तख्ता पलट तुरंत होने वाला है। ईरान में सत्ता सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं है, बल्कि रिवोल्यूशनरी गार्ड, सुरक्षा एजेंसियों और धार्मिक तंत्र के मजबूत कंट्रोल में होती है, नियंत्रण में होती है। ईरान के पुराने इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो समझ में आता है कि ईरान में पहले भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं और उन पर कंट्रोल भी पाया गया है। इधर अमेरिका ईरान के संबंध ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अक्सर खराब रहे हैं। आरोप लगता है कि अमेरिका ईरान को अस्थिर करना चाहता है। इसमें सच्चाई ये भी है कि लगातार अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की इकोनॉमी के चूल्हे हिला दी हैं। तेल निर्यात पर रोक लगा दी, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से खराब कर दिया गया। अमेरिका का नाम ईरान के प्रदर्शनों से जोड़कर इसलिए भी इस समय देखा जाता है क्योंकि इस वक्त इस देश की सत्ता डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है। अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप और जॉन बोल्टन जैसे नेता हमेशा से इस बात के समर्थक रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हालांकि स्पष्ट रूप से कभी ट्रंप ने चेंज को लेकर के कोई बयान नहीं दिया। कई बार उन्होंने ये जरूर कहा कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता, लेकिन मौजूदा जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका का उन्हें साथ मिल रहा है, उससे ईरान की इकोनॉमी तो रसातल में चली गई है, पाताल में उनकी करेंसी चली गई है, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है और बैन ने गुस्से की आग भड़का दी है। इस्लामिक सरकार को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करे। भारी आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान की करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले पाताल तक पहुंच चुकी है, यानी बहुत बुरे हालात हैं रियाल के। इसकी वजह से महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों के रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो काफी महंगी हो गई हैं और लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों से अब कैसे निपटें, इसे लेकर सरकार खुद परेशान है और असमंजस की स्थिति में है कि आखिर किया जाए। अब देखना होगा कि इस मुश्किल से ईरान सरकार अपने आप को खुद को कैसे निकाल पाती है।
और इधर केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे और कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश भरा और जीत का मंत्र देकर आए हैं। यही नहीं, अमित शाह खुद पश्चिम बंगाल में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। शाह ने बंगाल में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 2026 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अपना मन पक्का करने का कर लिया है। और केंद्रीय गृह मंत्री ने कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों की 28 में से 22 सीटें जीतने के साथ साथ बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ अगली सरकार बनाने का प्लान भी बना लिया है। कोलकाता जिले और उसके आसपास की सीटों के गणित को अगर समझा जाए तो पता चलता है कि शहरी इलाकों में 2021 में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। बंगाल के दिल यानी कोलकाता में बीजेपी कमल खिलाने में अब तक नाकाम रही है। बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की 294 सीटों में से मात्र 77 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, लेकिन कोलकाता और आसपास की सीटें उसके लिए तब भी मुश्किल थी। हालांकि नंदीग्राम में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था और ममता बनर्जी उपचुनाव से जीतकर फिर भवानीपुर की सीट में पहुंची थी। भवानीपुर कोलकाता में स्थित विधानसभा सीट है। इसी विधानसभा सीट से ममता का घर भी लगता है। इस बार शाह ने कोलकाता के आसपास की 28 में से 22 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य तय किया है वो सीटें अभी टीएमसी के पास हैं, उन पर टीएमसी का कब्जा है। भवानीपुर से ममता बनर्जी, बालीगंज से बाबुल सुप्रियो और चौरंगी से नयना बंदोपाध्याय टीएमसी के विधायक हैं और ये तीनों ही सीटें बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। इन विधानसभा सीटों पर टीएमसी की कड़ी पकड़ मानी जाती है। ये वो इलाके हैं जिनमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं और एक खास मतुआ समुदाय के लोग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बंगाल में सरकार बनाने का भरपूर दावा किया, बहुत प्रयास किए, पूरा दमखम लगा दिया, तब जाकर के 77 सीटें हासिल कर पाई थी और टीएमसी से काफ़ी पीछे रह गई थी और ममता सरकार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन राज्य से कांग्रेस और लेफ्ट का पूरी तरह से सफाया हो गया। दोनों को एक भी सीट नहीं मिली थी और भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार विपक्ष के नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित किया। ये बदलाव बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम भी है, क्योंकि जो पार्टी कभी सिर्फ 3 सीटें जीती थी वो अब 77 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। अब 2026 के चुनाव में उनके हौसले और भी ज़्यादा बुलंद है। कांग्रेस, जिसकी शुरुआत ही एक तरह से बंगाल से हुई थी, आज 0 पर हो गई है। कम्युनिस्ट गठबंधन की बात करें, लेफ्ट पार्टीज की बात करें तो 34 साल तक इन्होंने वहां राज्य किया और आज स्थिति यह है कि एक भी सीट उनके पास नहीं है, जबकि बीजेपी मुख्य विपक्षी तौर के रूप में उभरी है। फिलहाल देखा जाए तो महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है और 2024 के जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, तब बीजेपी ने, एनडीए ने पूरे बहुमत के साथ वहां सरकार बनाई हुई है। तो लगातार विधानसभा के चुनावों में बीजेपी, एनडीए मिलकर सरकार बनाते चले आ रहे हैं और अब बीजेपी ने बंगाल में बहुमत से सरकार बनाने का प्लान बना लिया है। अमित शाह ने बंगाल दौरे के दौरान राज्य में भ्रष्टाचार, घुसपैठ, आर्थिक पिछड़ापन जैसे मुद्दों पर सरकार को खूब घेरा है और जमकर हमला भी बोला और यहीं से सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। अब देखना होगा कि अमित शाह का ये संकल्प कैसे पूरा होता है। और आइए आपको लिए चलते हैं असम, जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले यहां सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा पूरी तरह से अब चुनावी मोड पर आ चुके हैं। इसी कड़ी में सीएम शर्मा ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। असम के विश्वनाथ में आक्रमणकारियों के अवैध कब्जे से तकरीबन 87 एकड़ जमीन खाली करवाई है सीएम ने। यहाँ अवैध रूप से बने निर्माण को बुलडोजर एक्शन करके ढहा दिया गया। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं और उन्होंने चुटकी ली है ये कहकर कि अतिक्रमणकारियों से जमीन खाली करवाने को ब्रिटेन की कंपनी जेट2 हॉलीडे से भी सुकून भरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इसे पोस्ट भी किया है। असम के सीएम ने ऐसा क्यों कहा और ये जेट2 हॉलीडेज है क्या, इसे भी समझते हैं। देखिए, असम की संस्कृति और वहाँ की डेमोग्राफी को नष्ट करने का प्रयास करने वाले अतिक्रमणकारियों के पीछे पड़ चुके हैं सीएम शर्मा।
जमीनें मुक्त कराने से बढ़कर उनके लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। उन अधिकारियों को कोई छुट्टी नहीं दी गई जिन्होंने विश्वनाथ में 87 एकड़ जमीनें खाली करवाई हैं। अब जेट2 हॉलीडेज से तुलना क्यों की है, ये भी आपको बता देते हैं। तो ये यूनाइटेड किंगडम की एक सबसे बड़ा हॉलीडे पैकेज देने वाली कंपनी है जो ATOL प्रोटेक्टेड हॉलीडे पैकेज देती है, जिनमें उड़ानें, होटल और ट्रांसपोर्ट तक शामिल होता है। ये कंपनी अपने रियल पैकेज हॉलीडे और फ्लेक्सिबल बुकिंग के लिए भी जानी जाती है, जिसमें लो डिपॉजिट और मंथली पे करना ऑप्शन में होता है। इसमें हल्के बजट से लेकर लग्जरी तक कई ऑप्शन होते हैं जो हर मौसम के लिए बढ़िया माने जाते हैं। लेकिन असम के CM ने इससे ज़्यादा सुकून भरा बताया है ज़मीनें खाली करवाने को जो अवैध कब्जे में थी अतिक्रमणकारियों के। असम में अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। हेमंता शर्मा भी इसे लेकर काफ़ी मुखर रहते हैं। उनका कहना है कि अवैध अतिक्रमण जहां भी होगा उसे खाली कराया जाएगा। देखिए, इस समय मुख्यमंत्री शर्मा हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर और मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर हर मंच से खुलकर बयान देते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदुओं को 2 से 3 बच्चे पैदा करनी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनसंख्या और ज़मीन से जुड़े ये मुद्दे 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए क्या संजीवनी साबित होते हैं, क्योंकि असम की राजनीति गरमाई हुई है और चुनावी रणभूमि पूरी तरह से सज चुकी है। अब देखना होगा कि ज़मीनी मुद्दे CM शर्मा और बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।